डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम रेस्पिरेशन जो यूनिट है वो पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पल्मोनरी एयर वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टॉपिक पल्मोनरी एयर वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे बेहद ज्यादा टर्म्स है जो यूज की गई हुई है, और हर टर्म को आपने अच्छे तरीके से रिमेंबर करना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट के एग्जाम में, क्योंकि ये टर्म्स आपस में इतने इंटररिलेटेड है कि कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले जो टर्म यूज की गई है टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम डिनोट करते हैं टीवी के साथ। कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या फिर एक्सपायर इन वन ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट। कि नॉर्मली जो हम सांस अंदर लेते हैं या छोड़ते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में विदाउट एनी एफर्ट, उसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसका जो वॉल्यूम है ये कितना होता है? 500 ml। कितना ये? 500 ml। सो आप जो एक ब्रीदिंग में सांस अंदर लेते हो या छोड़ते हो वो ओवरऑल 500 ml होती है। अब इसमें से 500 ml जो लिखा हुआ है 350 है जो एक्चुअल लंग्स में पहुंचती है, और 150 है जो रेस्पिरेटरी रूट में रह जाती है, थोड़ी सी नाक में, थोड़ी फेरिंक्स में, थोड़ी ट्रैकिया में, ब्रोंकस में। तो ये जो रेस्पिरेटरी रूट है यहाँ अबाउट 150 एयर रह जाती है, जो अल्टीमेट एयर पहुंचती है इन द लंग्स वो है 350 ml। देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इट इज अ फोर्सफुली इनहेलेशन ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। आप नॉर्मल सांस अंदर लेते हो, उसके बाद फोर्सफुली अंदर नहीं, नॉर्मल के बाद ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूं। तो नॉर्मल सांस के बाद जो अंदर ली, उसके बाद जो आप जोर से सांस अंदर लेते हैं, कितनी जोर से आप सांस ले सकते हो, उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी का मतलब अंदर सांस लेना, ठीक है? तो पहले थोड़ी सी नॉर्मल तरीके से अंदर सांस लीजिए, उसके बाद जोर से अंदर सांस लीजिए, ठीक है? ब्रेक नहीं करनी, कंटिन्यूटी। तो वो कितनी एयर अंदर जाती है? अबाउट 2000 to 2500 ml। इसे हम डिनोट करते हैं IRV से। IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी मतलब एक्सपायरेशन, कितनी हवा हम बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले क्या था? पहले नॉर्मल हम कितनी अंदर ले सकते हैं, फिर फोर्सफुली और कितनी अंदर ले सकते हो। अब इसका उल्टा है, नॉर्मल आप सांस बाहर कितनी निकालते हो, उसके बाद जोर से कितनी निकाल सकते हो। लेट्स से नॉर्मली मैं करके दिखाता हूं ऐसे। तो पहले नॉर्मली आपने एयर को बाहर निकाला, उसके बाद फोर्सफुली आप कितनी हवा बाहर निकाल सकते हो, दैट इज 1000 to 1500 ml। तो ध्यान दीजिए, आप जोर से कितनी अंदर सांस ले सकते हो? 2000 to 2500 ml। कितनी सांस बाहर निकाल रहे हो? 1000 to 1500 ml। इसका मतलब अभी भी हवा आपके लंग्स में है, जिसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। देन वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं VC से। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सहेल आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट। कितनी जोर से आप अंदर हवा ले सकते हो, कितनी जोर से आप हवा बाहर धकेल सकते हो, एक्सहेल कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्योंकि आप अंदर जोर से सांस ले रहे हैं और बाहर भी जोर से निकाल रहे हैं, इंक्लूडिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, इसलिए इसका फार्मूला बन जाता है टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, उसके साथ कितनी जोर से अंदर सांस ली, कितनी जोर से बाहर सांस भेजी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? और 3.5 to 4.5 लीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना, टर्म ही इंडिकेट करती है टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल सांस अंदर ली, नॉर्मल सांस छोड़ी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी मतलब अंदर, कितनी हवा नॉर्मल के बाद आप जोर से अंदर ले सकते हो। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल एक्सहेल के बाद कितनी जोर से आप हवा छोड़ सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, कितनी जोर से अंदर ले सकते हो, कितनी जोर से बाहर छोड़ सकते हो, उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। देन रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होगा? जो
आप एक्सेल करने के बाद भी जो हवा आपके लंग्स में बच जाती है उसे हम लोग बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। क्योंकि मैंने अभी दिखाया, आप पूरे जोर से हवा लीजिए अंदर, वो 2000 टू 2500 ml है। आप पूरे जोर से हवा लंग से बाहर निकालिए, वो 1000 टू 1500 ml है। इसका मतलब अगर आप 2000 से 1000 माइनस करो 1000 आ जाता है, 2500 से 1500 माइनस करो 1000, तो इसका मतलब 1000 से 1500 ml हवा आपके लंग्स में रहती ही रहती है। ठीक, तो ये यहां पर दिया हुआ। तो ये कौन सी हवा है? जो आप फोर्सफुली बाहर निकालने के बावजूद भी अंदर हवा जो आपके लंग्स में बच जाती है। देन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये इंस्पायरेशन की आपकी कैपेसिटी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहता है कि भाई नॉर्मल अंदर सांस लो, उसके बाद जोर से अंदर सांस लो, ठीक, कंटिन्यूटी में, ब्रेक नहीं करना, नॉर्मल, ठीक। लेकिन ये क्या कहता है? पहले सांस बाहर छोड़ दो और नॉर्मल नहीं लेनी, अब आपने जोर से ही सारी हवा अंदर लेनी है। तो सीधा डिफरेंस ये कहता है कि आप आधी सांस नॉर्मल तरीके से लोगे और आधी सांस जोर से अंदर लोगे। ये कहता है कि भाई पूरी सांस जितनी आपने अंदर लेनी है वो जोर से ही लेनी है, नॉर्मल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो बाहर हवा निकालने के बाद जितनी भी हवा आप अंदर लोगे उसके वॉल्यूम को बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो नेचुरली बात है वो क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2500 से 3000 ml। देन फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होगा कि रेजिड्यूल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, फोर्सफुली एक्सपायरेशन ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि कितनी हवा बाहर छोड़ सकते हो, कितनी हवा आपके लंग्स में बच गई हुई है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दो का कॉम्बिनेशन है, रेजिड्यूल वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। अगर आपको रेजिड्यूल वॉल्यूम का पता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का पता है, दोनों को सम कीजिए, आपके पास रीडिंग आ जाएगी 2500 से 3000 ml। तो ये फिर से बता देता हूँ, फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या हुआ, ये कहता है कि भाई जो आपने पूरा जोर लगा के हवा बाहर छोड़ी है उसका प्लस कीजिए, प्लस फिर भी जो हवा आपके लंग्स में रह चुकी है उसको भी उसके साथ ऐड अप कीजिए, तो जो रीडिंग आएगी दैट इज फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम। देन टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या हुआ, आपके लंग्स की कितनी क्षमता है, तो वो हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी क्या पढ़ा आपने, कितनी जोर से आप हवा ले सकते हो, कितनी जोर से हवा छोड़ सकते हो, ये तो हो गया आपके लंग्स की एक हिस्सा वाइटल कैपेसिटी। और हवा लेने के बाद, हवा छोड़ने के बाद भी जो हवा आपके लंग्स में रह जाती है तो उसको भी प्लस कर दीजिए, तो ये रीडिंग जो है वो 5 लीटर से 6 लीटर के बीच में होती है, उसे हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी मतलब पूरे लंग्स में कितनी हवा अंदर आई और कितनी हवा बाहर चलेगी, प्लस कितनी अभी लंग्स में हवा बची हुई है। नाउ इसके बाद अगला जो टॉपिक है दैट इज नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ आपको पता है कि हम लोग सांस लेते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग, तो आप डेलिबरेटली उसे कंट्रोल नहीं कर रहे। वो कंट्रोल कैसे हो रही है, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसे कंट्रोल कर रहा है। आप सोए हुए हो, आप जाग रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो आप खुद ये बोलोगे कि मैंने अपनी सांस को कंट्रोल किया, वैसे नहीं है, वो सब कॉन्शियसली आपका ब्रेन इसे कंट्रोल कर रहा है। और ब्रेन का कौन सा हिस्सा इसे कंट्रोल करता है, ब्रेन का एक तो मेडुला ऑब्लांगेटा और दूसरा पोन्स वैलुला। तो ब्रेन के ये दो हिस्से हैं जो आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो ब्रीदिंग लेते हैं, नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं इन एडल्ट, वो होती है 12 से 14 टाइम के बीच में। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जितना छोटा बच्चा होगा वो सांस जल्दी ले रहा होता है, ठीक, तो जितना बड़ा एनिमल होगा उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो उतना स्लो हो जाता है। तो बच्चे सांस लगातार जल्दी जल्दी लेते हैं, वो 44 प्लस जो टाइम्स है वो हवा लेते हैं, सांस लेते हैं पर मिनट में। लेकिन जो एडल्ट है वो 12 टाइम ऑन एन एवरेज, इसका मतलब 12 ही नहीं है, 12 से 13, 14, 15 भी हो सकता है, 44 का 50 भी हो सकता है, ठीक, ऑन एन एवरेज फिगर है कि ऑन एन एवरेज ये एडल्ट 12 टाइम लेते हैं
और जो इन्फेंट है वो 44 टाइम सांस लेते हैं पर मिनट। ठीक, अब रेस्पिरेटरी सेंटर, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन मेन सेंटर है वो तो मैंने बता दिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स फैराडे। ठीक है, अब इनके अंदर होते हैं 3 सेंटर जो हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे पहले है डॉर्सल सेंटर, फिर है वेंट्रल सेंटर और तीसरा है निमोटैक्सिक सेंटर। जो डॉर्सल सेंटर है, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, वो डॉर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होगा। जो वेंट्रल सेंटर है, नाम इंडिकेट कर रहा है कि वो वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में होगा। और तीसरा है निमोटैक्सिक सेंटर, ये प्रेजेंट होगा पोन्स फैराडे। इसका मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा में 2 सेंटर हैं आपके, एक डॉर्सल दूसरा वेंट्रल, और जो निमोटैक्सिक सेंटर है ये पैंस बोन लाइन में एक ही सेंटर है। अब तीनों सेंटर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जो आप नॉर्मल तरीके से अंदर सांस ले रहे हैं वो तो डॉर्सल सेंटर कंट्रोल करता है। ठीक, और वेंट्रल क्या करता है? ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक, मतलब आप अंदर सांस ले रहे हो, बाहर सांस छोड़ रहे हो, ये वेंट्रल सेंटर कंट्रोल कर रहा है। तो डॉर्सल वाला सिर्फ सांस जो अंदर ली जा रही है उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वेंट्रल वाला अंदर सांस लेना और बाहर सांस छोड़ना दोनों चीजों को कंट्रोल कर रहा है। और तीसरा है निमोटैक्सिक सेंटर, ये क्या करता है? रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग मतलब कि जब आप नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे हो तब तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, यही करेगा। लेकिन सोचो आप आराम से क्लास में पढ़ रहे हो, एकदम से मंकी अभी क्लास में आ जाता है तो आप डर जाते हो, आपकी सांसें एकदम से तेजी से चलने लगती है। ठीक, जब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, तो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वो जो आपकी सांस लेने की कैपेसिटी, पहले आप 12 से 13 14 टाइम ले रहे थे, लेकिन आप 20-25 टाइम पर मिनट में ले रहे हो, वो उसकी जो स्पीड है, उसका जो रेट है, जो जिसने बढ़ाया वो निमोटैक्सिक सेंटर है। तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता भी है और उसे नॉर्मल में भी लेके आता है डिपेंडिंग अपॉन द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। ठीक, तो नॉर्मली ये रोल प्ले नहीं करता, नॉर्मली यही रोल है जो प्ले करता है। अब ये दोनों सेंटर काम कैसे करते हैं? ठीक है, अब कोई तो बोलता होगा भाई अब तू सांस ले, अब सांस छोड़, कैसे होता है? होता क्या है कि ये जो सेंटर है ये बेसिकली 2 चीजों को भी डिपेंड करते हैं। एक तो स्ट्रेच रिसेप्टर, जो कि लंग्स के ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं, ये जो लंग्स की लाइनिंग है यहां पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक, और दूसरे होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, जो केमिकल को चेक करते हैं। मेनली केमिकल जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच और ऑक्सीजन। लेकिन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को मैनेज करवाता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन से ज्यादा रोल कार्बन डाइऑक्साइड प्ले करती है आपकी सांस को कंट्रोल करने के लिए। कैन यू इमेजिन इट? दैट इज व्हाई ये कहा जाता है कि जो डाइवर है, कई डाइवर क्या करते हैं? लंबी सी सांस अंदर लेते हैं और पानी में कूद जाते हैं। ठीक है, जब वो लंबी सी सांस अंदर लेते हैं, पानी में कूदते हैं, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा नहीं पाती और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती। तभी ये बोला जाता है डाइवर को कि लंबी सांस लेके कभी भी पानी के अंदर जंप नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इफेक्ट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारे सेंटर को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब स्ट्रेच रिसेप्टर कैसे काम करेगा और कीमो रिसेप्टर। पहले हम कीमो रिसेप्टर पढ़ते हैं, ये कहां पे होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर मैंने बता दिया लंग्स की वॉल पे, लेकिन कीमो रिसेप्टर ये ब्रेन पे होगा, एओर्टिक आर्चेस पे होगा और तीसरा है कैरोटिड साइनसेस पे। ठीक, अब होगा क्या? जब नॉर्मली आप सांस ले रहे हो, ठीक है, तो हमारा इंस्पायरेटरी जो सेंटर है ये 2 सेकंड के लिए एक्टिवेट होता है। इंस्पायरेटरी सेंटर, जब इंस्पायरेटरी सेंटर 2 सेकंड के लिए एक्टिवेट होगा तो हमारे लंग्स क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। जब हमारे लंग्स एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि इसमें एयर फिल हो रहा है, ठीक है, तो जैसे ही हवा हमारे लंग्स में आई वो एक्सपैंड किए तो स्ट्रेचिंग हुई, बिकॉज अब एक्सपैंड करोगे तो स्ट्रेचिंग होगी। जैसे स्ट्रेचिंग होती है तो ये सिग्नल दे देता है, किसको सिग्नल देगा भाई? ये सिग्नल दे देगा सीधा जाके मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल सेंटर को कि भाई अब तो एक्सपायरेशन करवा। ठीक है, तो इंस्पायरेशन को देख रहा है, अब तो एक्सपायरेशन करवाओ। वो सिग्नल भेज देगा और ये सिग्नल
होता है 3 सेकंड। तो 2 सेकंड का सिग्नल था सांस अंदर लेने का और 3 सेकंड का सिग्नल था सांस बाहर छोड़ने का। अब क्या होगा, सिग्नल जाएगा और जो आपके जो लंग्स थे जिन्होंने अभी एक्सपैंड किया वो तो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपकी एक्सपायरेशन हो जाएगी। एक्सपायरेशन मतलब आपकी जो एक्सहेलेशन, ठीक है, सॉरी एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन जो है वो आप करना शुरू कर दोगे, सांस बाहर छोड़ना शुरू कर दोगे। ठीक, अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो किसको कंट्रोल करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर मैग्ना ऑब्लोंगेटा को कंट्रोल करता है, इसको और इसको दोनों को, बट दोनों ही कंडीशन में वो सिर्फ इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, एक्सपायरेशन को कंट्रोल नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस दिखाया। तो जब आप एबनॉर्मली दौड़ते हो, एबनॉर्मली मतलब आपको अनयूजुअल कंडीशन में दौड़ना पड़ रहा है, क्लाइंब करना पड़ रहा है, कोई ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ रही है, उस टाइम पे आपका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज हो रहा है वो बेसिकली न्यूमोटैक्सिक सेंटर कर रहा है। लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा है? वो इंस्पायरेशन के रेट को चेंज कर रहा है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, ये जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो ना, इसने एक्सपायरेशन को कंट्रोल नहीं किया, जल्दी सांस छोड़ो, ये कंट्रोल कर रहा है इंस्पायरेशन के लिए, जल्दी सांस लो। ठीक, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, जो कि रेट ऑफ ब्रीथिंग को मैनेज करता है, बढ़ाना है घटाना है, वो कैसे करवाता है? बाय कंट्रोलिंग द बोथ द इंस्पायरेटरी सेंटर लाइक इन द मैग्ना ऑब्लोंगेटा, दासल वाले को भी और वेंट्रल वाले को भी। ठीक, तो अब स्ट्रेच की बात हमने कर दी है, हम केमिकल की बात करें। जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, एसिडिक कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। तो हमें क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, हमारा रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कब बढ़ती है? हमें पता ही है, जब हम लोग नॉर्मल वर्कआउट से ज्यादा वर्कआउट करते हैं। अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे दौड़ना शुरू कर दिया है तो काफी देर तक दौड़ो तो मुझे सांस फूलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज जब मैं दौड़ रहा हूं तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, और बॉडी एनर्जी कैसे करेगी? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। और जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस से। तो लगातार ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी, बिकॉज लगातार एनर्जी बड़ी ज्यादा चाहिए बॉडी को, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो ब्रेन को सिग्नल भेज देते हैं, भाई आप जो है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को मैनेज कीजिए। और जब ये मैनेज करता है तो फिर से रेट ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ऑक्सीजन का सरप्राइजिंगली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो आज के जो हमारे 2 टॉपिक थे आपको होपफुली समझ आ गई होगी। मैं फिर से जल्दी से इसको क्विकली रिवाइज करता हूं। पहले है टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल तरीके से अंदर हवा लेना, नॉर्मल तरीके से हवा बाहर छोड़ना। कितनी हवा हमने यूज की वो है टाइडल वॉल्यूम। आउट ऑफ 500 ml दैट इज सपोज्ड टू बी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ओनली 350 लंग्स के पास पहुंचती है, 150 जो है वो रेस्पिरेटरी रूट में रह जाती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेड एयर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस ली उसके बाद फोर्सफुली अंदर सांस ली, उसे बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस छोड़ी उसके बाद जोर से हवा छोड़ी, इसे बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कि आपने इनहेल और एक्सहेल किया मैक्सिमम एफर्ट से। ठीक है, तो पूरे जोर से हवा अंदर लेनी, पूरे जोर से हवा बाहर छोड़नी, उसे वाइटल कैपेसिटी बोला जाता है। रेजिड्यूअल वॉल्यूम, आप अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, पूरी जोर से आप हवा छोड़ दीजिए उसके बाद भी जो लंग्स में बच जाती है, ठीक है, उसे रेजिड्यूअल वॉल्यूम बोला जाता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल फोर्सिबली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो कितनी हवा आप जोर से अंदर ले सकते हो शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद। तो मैंने पहले बोला था डोंट हैव टू कंफ्यूज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी विद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहता है? नॉर्मल सांस लीजिए उसके बाद जोर से सांस लीजिए कंटिन्यूटी में विदाउट ब्रेक। ठीक है, ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूं। लेकिन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या बोलता है? सांस बाहर छोड़िए और सीधा जोर से हवा लीजिए, नॉर्मल हवा लेने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक, तो आपने शुरू से लेके एंड तक फोर्सफुली हवा अंदर ली। फंक्शनल रेजिड्यू वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिड्यू वॉल्यूम मतलब हवा कितनी लंग्स में बच चुकी है और कितनी आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज कितनी हवा आपने फोर्सफुली बाहर छोड़ी है, इन दोनों का प्लस। फंक्शनल रेजिड्यू टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी, कितनी जोर से हवा ले रहे हो, कितनी जोर से हवा छोड़ रहे हो, और कितनी हवा आपके लंग्स में बच चुकी है, दैट इज रेजिड्यू वॉल्यूम, इन दोनों का सम। देन वी हैव डिस्कस अबाउट नर्वस कंट्रोल और रेस्पिरेशन। तो मैंने जैसे अभी बताया कि हमारी रेस्पिरेशन को, हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग को ब्रेन कंट्रोल करता है, हम लोग खुद कॉन्शियसली नहीं कंट्रोल करते। नॉर्मल जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो 44, 50, 55 टाइम जो है वो ब्रीथिंग करेगा पर मिनट, लेकिन एक अडल्ट जो है ऑन एन एवरेज 12 टाइम जो है वो ब्रीथ करता है, ठीक है, 12 बार हम सांस लेते हैं। तो इसका जो सेंटर है वो लोकेटेड होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स बैरोलाई। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर दो सेंटर हैं, एक है डॉर्सल सेंटर, दूसरा है वेंट्रल सेंटर। डॉर्सल सेंटर आपकी इंस्पायरेशन, जो आप अंदर सांस लेते हैं उसे कंट्रोल करता है, लेकिन वेंट्रल सेंटर जो आप अंदर सांस ले रहे हो प्लस जो बाहर छोड़ रहे हो, दोनों को कंट्रोल करता है। निमोटैक्सिस सेंटर, ये वो वाला सेंटर है जो पोन्स बैरोलाई के ऊपर प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, ये आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है उसे कंट्रोल करता है। अब ये दोनों सेंटर जो है वो किस मैकेनिज्म के तहत काम करते हैं, स्ट्रेच और कीमोसेप्टर की मदद से। अगर आपके लंग्स में इंस्पायरेशन हो रही है तो वो स्ट्रेच करेंगे, जैसे लंग्स स्ट्रेच करेंगे तो सिग्नल जाएगा वेंट्रल वाली साइड और वो क्या करवाएगा, एक्सपायरेशन करवा देगा। या फिर अगर आप लोगों ने कोई ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है जिसकी वजह से आपके अंदर केमिकल जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पीएच, ये सारे जो है वो ऊपर नीचे हो चुके हैं, ठीक है, नॉर्मल से, तो ये क्या करवाएंगे, आपके रेट ऑफ ब्रीथिंग को मैनेज करवाएंगे कि भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई हुई है तो हमें ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ानी है कि हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी जल्दी बाहर निकालिए, बिकॉज दैट इज हार्मफुल टू द बॉडी। तो विद दिस हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेस्पिरेशन के वो खत्म होते हैं। होपफुली आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। इन केस अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी होगी तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।